मैथ्स इन एनईपी 2020 कंसेप्ट बेस्ड रहेगी, रोड बेस्ड या फिर जो है रटना मार के पढ़ाने पर नहीं रहेगा कि पहाड़े याद करके आ जाओ उसके बाद इस तरह नहीं, बल्कि कंसेप्ट समझा कर पढ़ाना है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी देना है या एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, लिंक्ड विद रियल लाइफ, इसी को हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, बच्चे के रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना। और चौथी बात है इसमें इंक्लूसिव एंड स्ट्रेस फ्री। मैथ्स को कैसे पढ़ाना है? इंक्लूसिव तो तुम्हारे को पता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि बच्चों को सब बच्चे एक साथ में मिलकर बैठेंगे। और दूसरी बात जो है स्ट्रेस फ्री, बच्चों में स्ट्रेस नहीं चाहिए। इसके बाद जो चीज आती है वो है एफएलएन। इसको अगर से हम पहला कंसेप्ट दे दिए तो दूसरा क्या आता है? एफएलएन। क्या ये एफएलएन? हाँ, लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इसके बारे में बात करता। अब ये क्या है एफएलएन? इसमें बच्चों को 4 चीजें देना है। सबसे पहला, बच्चों को जो है नंबर के बारे में बताना है। समझ में आया? बेसिक। एफएलएन क्या बोलता है? बच्चों को जो है बेसिक के बारे में बताओ। तो बेसिक क्या है? एफएलएन है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड, सॉरी अब फाउंडेशनल कर दिया, फाइनेंशियल कर दिया ना। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। बच्चों में जो है क्या करना है? नंबर सेंस होना चाहिए। पहला बच्चों को क्या आएगा? नंबर सेंस। दूसरी बात काउंटिंग, कंपैरिजन, एस्टिमेशन। काउंटिंग आना चाहिए, बच्चों को कंपैरिजन आना चाहिए करके दो चीजों के बीच में, और एस्टिमेशन करके आना चाहिए। एस्टिमेशन मतलब अंदाजा लगाना, चीजों के बारे में जो है वो पहले से बताए। तीसरी बात है शेप्स, पैटर्न और मेजरमेंट। इन सब के बारे में बच्चों को पता हो। ये फाइनेंशियल लिटरेसी का, फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब है। तो चौथी चीज जो है इसमें क्या है? इनफॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनफॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इनफॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग एफएलएन है। दूसरा एनईपी में जो है पहला जो है कंसेप्ट 4 चीजों पर जो है टीचिंग होगी। सबसे पहला कंसेप्ट बच्चों को समझ में आना चाहिए, रटाना नहीं है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी देना है, बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करके सीखेंगे। लिंक विद रियल लाइफ, बच्चों के रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना पड़ेगा। इंक्लूसिव एंड स्ट्रेस फ्री होना चाहिए मैथ्स। दूसरी बात करता है ये एफएलएन की, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जो है नंबर सेंस आ जाना चाहिए, मतलब छोटे बच्चों को पहली जो शुरुआत में उनको नंबर के बारे में पता हो। दूसरी बात काउंटिंग, कंपैरिजन, एस्टिमेशन, बच्चों को जो है काउंटिंग आ जाए, कंपैरिजन करके आ जाए दो चीजों के बीच में, और क्या हो जाए? एस्टिमेशन, एक अंदाजा लगाकर आ जाए। तीसरी बात है शेप्स, पैटर्न और जो है मेजरमेंट के बारे में पता हो, मतलब जो है बच्चा अगर से शेप को देखे तो वो बता दे कि ये इस तरह जो है सर्कल की तरह जो है इसकी तकरीबन शेप है। संतरे को देखे या फिर कोई जो है ड्राइंग देखे, इस तरह की चीज को देखकर समझ जाए। कोई जो है पहाड़ को देखे तो वो बोले कि हाँ ये मुसल्लस जो है पहाड़ की तरह दिखता है। ये क्या है? एफएलएन है। और चौथी चीज है इसमें इनफॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनफॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? बच्चे जो हम किताब से जो है प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये क्या है? फॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इनफॉर्मल बच्चा डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो सॉल्व करता है, तो वो क्या है? इनफॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसके लिए क्या करना है?
चलो इसके लिए जो है ना एक चीज है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना चाहिए बच्चों को। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? हाँ, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जो भी करेगा खुद से करके सीखेगा, ये क्या है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। फ्रॉम वर्कशीट टू गेम्स, स्टोरीज एंड मैनिपुलेटिव्स। फ्रॉम वर्कशीट टू गेम्स, स्टोरीज और मैनिपुलेटिव्स। मैनिपुलेटिव्स के बारे में हमने पढ़े थे, क्या है? हाँ, जो कंटेंट कॉन्क्रीट है वो क्या कहलाएगा? मैनिपुलेटिव्स। मतलब बच्चा जो है, फर्स्ट कर लो कोई ब्लॉक्स है, बच्चे ब्लॉक्स या लिगोरी को जो है एक के ऊपर एक लगाता है, वो क्या आ जाएगा? मैनिपुलेटिव से। मतलब बच्चा जिसको छू सकता है, देख सकता है, उसके साथ खेल सकता है, वो क्या है? मैनिपुलेटिव। तो बच्चों को पहले जो वर्कशीट दी जाती थी वैसा नहीं करवाना है, बल्कि गेम्स और स्टोरीज और मैनिपुलेटिव कंक्रीट ऑब्जेक्ट के जरिए बच्चों को पढ़ाना है। मैथ्स जो है टूल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है। क्या ये मैथ्स क्या है? टूल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का एक टूल है, बच्चों की ये डेवलप करता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज इन मैथ्स। मैथ्स में जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है बच्चों को पढ़ाते वक्त में। जैसे जो है कुछ डिजिटल बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, है ना। जैसे डिजिटल सिमुलेशन, विजुअल ज्योमेट्रिक टूल्स, ऑनलाइन असेसमेंट। देखो ये तीनों चीजें क्या है? ये बोलता है कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो मैथ्स में जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले तुम जो है वो एक अकेडमी आ रही नहीं, खान अकेडमी पर बच्चों को पढ़ाते, वहां पर जो है वो कैसे पढ़ा रहे हैं? डिजिटल सिमुलेशन। दूसरा विजुअल ज्योमेट्रिकल शेप, वहां पर शेप आती है तो कैसी होती है? दिखाई देती है। फिर जो है कोई गलती हुई तो वहीं वो जो है गलत बता देता है, बच्चों को असेसमेंट करता है, तुम नीचे थेरम में इसको देखो और फिर दोबारा हल करो। ये क्या है? ऑनलाइन असेसमेंट भी हो रहा है। तो इस तरह जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको पढ़ाओ। फिर असेसमेंट कैसा होना चाहिए इसमें? रोड बेस्ड होना चाहिए या फिर जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए। कौन कह रहा है ये? उसके बाद की ये बात करता है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सब कौन बता रहा है? NEP 2020 बता रही है मैथ्स के बारे में। क्या काम है इसका? इसका काम यह है कि इंडियन मैथमेटिकल हेरिटेज और कंटेक्चुअल प्रॉब्लम को हल कराना। इंडियन मैथमेटिकल हेरिटेज और प्रॉब्लम्स देना। अब ये क्या है? IKS। देखो IKS जो है NEP 2020 बताता है कि बच्चों को जो है इस तरह पढ़ाना है कि उनका जो है पुराना जो चलता है, जैसा हम जो है भारत के रहने वाले हैं, भारत में जो है पुराने दौर में जो है लोग निकले वैदिक मैथ हो गया और दूसरे तौर पर हो गया रामानुजन और आर्यभट्ट और दूसरे भी लोग गुजरे। इन्होंने जो है अलग अलग तौर पर जो है कंसेप्ट दिए, वो कंसेप्ट के बारे में इनको प्राउड फील करा रहा है, इसी वजह से इनको IKS के बारे में बताना है। IKS क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये हो गया। उसके बाद का हमारा टॉपिक है टीचिंग एड्स। मैथ्स में ये इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एड्स क्या है?
ब्रिज है, किसके बीच में? कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बीच में क्या है ये? ब्रिज है। कौन? टीचिंग एड्स। दूसरी खासियत क्या है इसकी? इससे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। बच्चे क्या करते हैं? इससे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरी बात इसकी होती है कि सपोर्ट कंसेप्ट फॉर्मेशन, सपोर्ट कंसेप्ट फॉर्मेशन। मुझे बच्चों को कोई कंसेप्ट पढ़ाना है तो उसके लिए टीचिंग एड्स क्या करता है? बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, मदद करता है। तो तीन तरह के जो है ना, एनसीईआरटी जो है तीन तरह के जो है हमारे को जो है टीचिंग एड्स की बात करती है। सबसे पहला कॉन्क्रीट, इसी को हम क्या कहते हैं? मैनिपुलेटिव्स। दूसरा है पिक्टोरियल, और तीसरा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा? इसमें कंसेप्ट ऐसा पढ़ाया जाएगा बच्चों को जो है दिखाई दे सके, बच्चे जो है सीख सके। और खासतौर पर प्राइमरी क्लासेस में कंक्रीट जो है बेस या मैनिपुलेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एबेकस का इस्तेमाल करना। एबेकस कैसे? एबेकस में क्या होता है? एक अलग अलग जो है एक तख्ती के जैसा या बोर्ड की तरह होते हैं, उसमें छोटे छोटे दाने या बीट्स होते हैं। हाँ, 1 2 3 जो है बच्चों को नंबर कंसेप्ट करवा सकते हैं, समझ में आए? उससे पढ़ा सकते हैं, बच्चों को लिगोरी दे सकते हैं, अलग अलग जो है बॉल या दूसरी चीजें देकर जो है बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं कंक्रीट में। पिक्टोरियल में क्या करेंगे? कोई ड्राइंग देंगे, कोई इमेज देंगे, या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट रहेगा जिसको बच्चे देखकर समझ सके, वो कौन सी इसमें आएगा? कंक्रीट में। और एब्स्ट्रैक्ट में क्या हो गया? एक्स जमा वाई, समझ में आया? जो सिंबल में हम चले गए वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट में हो गया। ये तीन तरीके से जो हमको क्या करना पड़ता है? टीचिंग एड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो नंबर सेंस के लिए हम इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? नंबर सेंस के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कुछ गिनवा सकते हैं। एबेकस का इस्तेमाल हो गया। बच्चों को सर्कल बताना है, उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चों को सर्कल के बारे में बताना है, रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? बच्चों को जो है फ्रैक्शन के बारे में बताना है, रोटी के टुकड़े करके बता सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह जो है बच्चों को मैनिपुलेटिव से ही समझाना है शुरुआत में। ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल, ऑडियो एंड डिजिटल एड्स। एक सवाल बार बार तुम्हारे को देखने को मिलेगा, चाहे सीडीपी हो या इसमें हो, विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट, दो चीज के ताल्लुक से बार बार जो है सवाल पूछेगा। और वो जो है ना इंक्लूसिव एजुकेशन का ही सवाल है, लेकिन जो है टीचिंग एड्स में भी पूछेगा कि वो जो है बच्चा ऐसा है जिसका जो है विजुअल इंपेयरमेंट, जो आंखों से सही तरीके से नहीं देख सकता, तुम उसको कैसे पढ़ाएंगे? समझ में आया? एक बच्चा को सुनाई नहीं देता, उस वक्त में क्या करेंगे? इस पर बहुत भर भर के सवाल है। एनिमेटेड वीडियोस हो गया, जियो जेब्रा हो गया, एनिमेटेड वीडियोस बता दी हमने। और क्या हो गया? जियो जेब्रा का इस्तेमाल करके बता दिए। स्मार्ट बोर्ड हो गया, इंटरएक्टिव सिमुलेशन बोर्ड, इंटरएक्टिव सिमुलेशन। ये चार तरीके से जो है ऑडियो विजुअल और डिजिटल चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमेटेड वीडियोस, बच्चों को एनिमेटेड वीडियोस कोई कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं, बच्चा देख रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर तुमको जो है बच्चों को बताना है 2 और 2 4, या गिनती बता रहे हैं, 2 बच्चे जो है एनिमेटेड वीडियो में आते हैं, वो समझाते हैं। ये क्या हो गया कंसेप्ट? कौन सा? बच्चे देख रहे हैं।
जियोजेब्रा भी जो है क्या है, डिजिटल का जो है सपोर्ट है। तुम्हारे को सवाल इस तरह पूछेगा कि इनमें से कौन सा चीज जो है डिजिटल या ऑडियो विजुअल या डिजिटल सिमुलेशन से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है। ये चार चीजें कौन सी इसमें आती है, ऑडियो विजुअल डिजिटल एड्स। प्रिंसिपल ऑफ सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स इस्तेमाल करने के क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या खासियत होना चाहिए उसमें। तो सबसे पहला तो जो है पर्पसफुल होना चाहिए, लिंक टू ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए, पर्पसफुल। मतलब जो है ये ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, जो भी तुम ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे तो उससे क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। दूसरा, सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए, सिंपल एंड क्लियर। तीसरी बात, एज एप्रोप्रिएट। एक बच्चे की उम्र कम है और तुम जो है उसको बड़े वाले चीजों से बता रहे हैं, बड़े बच्चों को छोटे बच्चों की जो है कंसेप्ट समझा रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके एज के एतबार से क्या होना चाहिए, टीचिंग एड्स होना चाहिए। टीचिंग एड्स की एक खासियत यह है कि ये एक्यूरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गलत सलत नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चों में जो है कंसेप्ट जो है, हाँ। और राइट टाइम पर तुम्हारे को जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए, राइट टाइम, जब जरूरत है तभी इस्तेमाल करना है। और छठी चीज जो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, सबसे पहला, धीरे धीरे टीचिंग एड से बच्चे को हटाना है। क्यों, क्योंकि मैथ्स का नेचर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। हमारे को कंक्रीट से ले जाना कहां है आफ्टर ऑल, तो हमारे को ये टीचिंग एड्स पर से बच्चे को हटा के एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाना। एक इसमें और एक बात याद रखने की ये है कि सबसे बेहतरीन जो एनसीईआरटी और दूसरी चीज है सीटेट में, वो जरूरी है कि टीचिंग एड्स जो टीचर बनाता है वो सबसे बेहतरीन टीचिंग एड्स माने जाते हैं। उसकी दो क्वालिटी है, सबसे पहला तो वो आसानी से अवेलेबल और सस्ती चीजों से बनाए जाए। समझ में आया, वो सबसे बेहतरीन टीचिंग एड्स। उसके बाद कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट, क्या ये कंसेप्ट मैपिंग, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करना उसी के ताल्लुक से, लेकिन इस पर सवाल ज्यादा है, इस वजह से हम इसको डिटेल में जाकर देखने वाले हैं। Visual representation of the relation, mathematical concept from general to specific, ये इसका मेन चीज है। कंसेप्ट मैपिंग का मतलब होता है जो कंसेप्ट है बच्चों को धीरे धीरे आसान से मुश्किल की तरफ, आम से खास की तरफ ले जाने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, बच्चों को फोटो के जरिए, इमेज के जरिए, ड्राइंग के जरिए से जो कंसेप्ट हम बच्चों को समझाते हैं वो क्या है, कंसेप्ट मैपिंग। स्टेप्स क्या है इसकी, पहली स्टेप है इसकी, इससे पहले एक टॉपिक देख लेते, इससे पता क्या चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टेप देखते हैं। सबसे पहला, हाउ आइडियाज आर कनेक्टेड। इससे क्या पता चलता है, हाउ आइडियाज आर कनेक्टेड, हाउ वन कंसेप्ट लीड्स टू अदर।
3 लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। अगर से ये तीनों बातें आई तो वो क्या आएगा, क्या होगा? अगर से सवाल में पूछा विच शोज हाउ आइडियाज आर कनेक्टेड, हाउ वन कंसेप्ट लीड्स टू अनदर इज कॉल्ड एज कंसेप्ट मैपिंग। विच शोज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए नॉलेज, क्या कहलाएगा? कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग का कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि बच्चों को जो भी मालूमात दी जा रही है वो आम से खास की तरफ ले जाते वक्त में विजुअल रिप्रेजेंटेशन के जरिए, फोटो के जरिए, कोई जो है डायग्राम के जरिए से, कोई पिक्चर के जरिए से बच्चों को समझाया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों को जो है जमा का तस्वीर मालूम है, अब उनको ज़रब के बारे में बता रहे हैं तो बच्चों को पहले बताते हैं जमा के ही तस्वीर जो है आगे बढ़कर क्या बना है, ज़रब बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन बन रहा है। तो यही चीज क्या है, ये कंसेप्ट मैपिंग है। समझ में आया? बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करवाना, एक कंसेप्ट पुराने कंसेप्ट से नए कंसेप्ट को जोड़ना और उसको जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में, लॉजिकल फॉर्म में लगाना डायग्राम के जरिए, वो क्या कहलाएगा? कंसेप्ट मैपिंग। स्टेप्स ऑफ कंसेप्ट मैपिंग। आइडेंटिफाई कोर कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट जो है उसको जो है पहचानो, क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या समझाना है तुम्हारे को। रिकॉल प्रायर नॉलेज, ब्रेन स्टॉर्म्स रिलेटेड आइडियाज, अरेंज कंसेप्ट, hierarchically, draw connection using arrows, discuss, refine, use map for revision and assessment. ड्यूटीज, ठीक है। अब ये स्टेट को मैंने यहां पर लाया, यहां पर क्या आ गई? महाराष्ट्र। यहां पर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है ये बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट है। इसमें कौन सा है? मुंबई। मुंबई में कौन सा है? वडाला। ठीक है, वडाला में क्या है? तो ये जो कंसेप्ट जो तुम कर रहे हैं तैयार, ये क्या है? ये कंसेप्ट मैपिंग है रिवीजन के लिए। अब इसको जो है गौर से देखते जाओ। आइडेंटिफाई कोर कंसेप्ट, तुम्हारे को बच्चों को क्या समझाना है वो तुम्हारे को पता करना हो चाहिए। रिकॉल प्रायर नॉलेज, बच्चे को क्या पता है? मुझे मैथ्स के बारे में पढ़ाना है, जब ज़रब के बारे में तो मुझे पता है। प्रायर नॉलेज क्या है बच्चे की? जमा। उसे ब्रेन स्टॉर्म रिलेटेड आइडियाज, वो जो आइडियाज है उस पर जो है ब्रेन स्टॉर्म का मतलब है सोचना, गौर खोज करना, नई चीजों का जो है पता लगाना। अरेंज कंसेप्ट हायरार्किकली, बच्चों को क्या करना है? तरतीब से स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? कंसेप्ट को अरेंज करना है। जैसे मैथ्स में तुम्हारे को पहले क्या पढ़ाना है? पहले जमा आएगा, फिर वजा आएगा, फिर ज़रब आएगा और फिर तकसीम आएगा। ये क्या हायरार्किकली है। ड्रॉ कनेक्शन यूजिंग एरोस, जैसे मिसाल के तौर पर ज़रब है, ये किससे है? समझ में आया? फिर उसके बाद में जो है माइनस है, ये किससे है? ये एरोस से हम जो है कनेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। डिस्कस एंड रिफाइन, बच्चों के साथ में डिस्कस करो मसले को। और यूज मैप फॉर असेसमेंट, और जो हमने जो है इस तरह का डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम बना के रखो ताकि बच्चा रिवीजन भी कर सके और तुम उस पर असेसमेंट भी कर सके। ठीक है।
ये है कंसेप्ट मैपिंग, ये इसकी स्टेप्स। एड्स एंड कंसेप्ट मैपिंग। यूज मैनिपुलेटिव्स। मैनिपुलेटिव्स क्या है? विजुअल एड्स। यूज कंसेप्ट मैप। पहले क्या करेंगे? बिल्ड कंसेप्ट। इसमें क्या होगा? बच्चे का क्या करेंगे तुम? कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। इसमें क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज आइडियाज। ऑर्गेनाइज आइडियाज, ठीक है। मैप इस्तेमाल करके तुम क्या करेंगे? कनेक्ट आइडियाज। क्या करेंगे इससे? कनेक्ट आइडियाज। और उसके बाद में क्या होगा? मूव टू सिंबल। देखो, सबसे पहले छोटा बच्चा है, मैनिपुलेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जिसको बच्चा जो है छू सकता है, उसके साथ में खेल सकता है, समझ सकता है। उसके बाद में ड्राइंग का, पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे, उसको कहते हैं पिक्टोरियल या विजुअल एड्स। फिर उसके बाद में कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो बच्चे ने पढ़ा है उसका आइडिया को क्या करेंगे हम? कनेक्ट करने के लिए। और उसके बाद में बच्चा, हमको कहाँ जाना है? मूव टू सिंबल, ठीक है। और फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज और सिंबल्स की तरफ फिर हमको लेकर जाना है। इस तरह अगर से पढ़ेंगे तो यही जो है लर्निंग क्या होगी? डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग। क्या होंगी इससे? डीप लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग। ठीक है। अब उसके बाद का कंसेप्ट आता है जियो बोर्ड। ये जो दिख रहा है ये जियो बोर्ड, बराबर। इसमें क्या है? नेल से या पिंस का हम इस्तेमाल करते हैं, बराबर। और ये क्या है? रबर बैंड। ठीक है। कौन सी चीजें से? रबर बैंड से इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जियो बोर्ड है, इसका इस्तेमाल काय के लिए करेंगे? शेप्स के लिए। काय के लिए कर रहे हैं? शेप्स के लिए, पैटर्न के लिए, बराबर है। इसी का काम है। सवाल पेपर में इस तरह पूछता है कि जियो बोर्ड का इस्तेमाल क्या है, या फिर ऐसा पूछता है ऐसा कौन सा बोर्ड है या ऐसी कौन सी चीज है जिसको जो है रबर बैंड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नेल्स होते हैं, समझ में आया? वो नाम पूछता है, वो क्या है? जियो बोर्ड। ये दोनों के बीच में जो फासला होता है ना, ये इवनली होता है, एक जैसा फासला होता है इनके बीच में। उसके बाद में है कंसेप्ट में एबेकस।
ये दिख रहा है एबेकस। इस तरह बीट्स रहेगी, इसी तरह जो है कॉलम रहेंगे बच्चों के, ये तो ऐसा है या फिर ऐसा देगा, दोनों एतबार से रहता है। ठीक है, हाँ काय के लिए नंबर सेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मेन कंसेप्ट इसका है प्लेस वैल्यू। ये जो ईच रॉड है, इसमें ये जो रॉड दिख रहे हैं ना, ये सब क्या बताता है? ईच रॉड रिप्रेजेंट प्लेस वैल्यू। दिख रहा है यूनिट 10, इस तरह जो है ना हर रॉड क्या बताता है? प्लेस वैल्यू के बारे में बताता है। एबेकस का इस्तेमाल कब करेंगे? इसको जो है बाद में, तो कंसेप्ट को थोड़ी देर से देखते हैं। ये क्लियर हो गया एबेकस। उसके बाद है डायनिस ब्लॉक। देखो इधर, ये डायनिस ब्लॉक है, इसको क्या कहते हैं? डायनिस ब्लॉक। इसमें दो चीजें होती है, एक तो जो है ये रहेगा, एक ये कॉलम है, ये फ्लैट है, और ये क्यूब के फॉर्म में। समझ में आया? ये खास तौर पर इस्तेमाल होता है प्लेस वैल्यू के लिए और ग्रुपिंग सिस्टम के लिए। एबेकस का भी इस्तेमाल काय के लिए है? प्लेस वैल्यू के लिए, नंबर्स के लिए, लेकिन ये ग्रुपिंग बताता है। समझ में आया? ये उससे थोड़ा एडवांस लेवल समझ लो। डायनिस ब्लॉक है, इसमें क्या है? यूनिट क्या शो करता है? 1 को यूज करता है। 10 के लिए क्या है? ये जो सिंगल दिख रहा है तुम्हारे को, ये क्या है? 1 है। ये जो 1 को मिलाकर ये जो ग्रुप बना है, ये क्या कहलाता है? 10। ये 10 से मिलकर क्या बना है? 100। और ये 100 से मिलकर क्या बना है? 1000। तो ये ग्रुपिंग बनाता है, प्लेस वैल्यू के साथ साथ ग्रुप बताता है। यूनिट क्या बताता है? 1 को। रॉड कितने को बता रहा है? 10 को। ये फ्लैट सर्कल कितने को बता रहा है? कितने को? 100 को। और ये क्यूब कितने को बताता है? 1000 को रिप्रेजेंट करता है। ये है डायनिस ब्लॉक। फिजिकल ग्रुपिंग क्या के लिए इस्तेमाल होता है? फिजिकल ग्रुपिंग, लिंकिंग टू सिंबल। बाद में कहां से लिंक करना है इसको? सिंबल से लिंक करना है। एक और आता है ग्राफ पेपर। तरसीम पेपर देखे, उसको कहते हैं ग्राफ पेपर।
काय के लिए इस्तेमाल होता होगा? ज्योमेट्रिकल शेप दिखाने के लिए, मेजरमेंट के लिए इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। काय के लिए? ज्योमेट्रिकल शेप के लिए, दूसरा जो है मेजरमेंट के लिए। एक और चीज जो है इसके साथ में आती है, एक और चीज है नंबर लाइन। क्या ये? नंबर लाइन। सवाल क्या आता है मैं बताता हूं अभी कैसे आता है। ये है नंबर लाइन। ये क्या है? नंबर लाइन है। नंबर लाइन में क्या दिखाई दे रहे हैं? पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं। ये नंबर जो इधर क्या है? निगेटिव, और इधर क्या है? पॉजिटिव। ये किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? नंबर शो करने के लिए। लेकिन ये मैनिपुलेटिव्स हैं या पिक्टोरियल है? क्या ये पिक्टोरियल है? समझ में आया? मतलब ये हम कौन से ऊपर की इसमें करेंगे कि नीचे बच्चों को प्राइमरी लेवल पर इस्तेमाल करेंगे? कहां पर? ऊपर के लेवल पर पिक्टोरियल नहीं, हमको मैनिपुलेटिव्स का इस्तेमाल करना है छोटी क्लासेस में। बड़ी क्लासेस में पिक्टोरियल का इस्तेमाल करना है और बाद में एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाना है। ठीक है? ये मैनिपुलेटिव्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? कॉन्क्रीट। ठीक है? देखो ये दोनों का जो है ना इस्तेमाल एक ही चीज के लिए होता है, नंबर्स के लिए। ये किसके लिए आता है? प्लेस वैल्यू क्लियरिटी के लिए। प्लेस वैल्यू क्लियरिटी। बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे? हाँ, अबेकस का इस्तेमाल करेंगे। मेंटल एरिथमेटिक में इसमें मदद मिलती है। क्या है ये? मेंटल एरिथमेटिक। एरिथमेटिक जबानी तौर पर जो है ना, मेंटली जो है मैथ्स जो है जमा वजा जरब तकसीम करेगा तो उससे क्या होगा? बच्चे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी तुमने बहुत सारे बच्चों को देखेंगे वो उंगलियों पर जो है करते हिसाब। वो किस वजह से करते हैं? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस किस पर है? एबेकस पर। और तीसरी चीज जो है जो एग्जाम में पूछता है आमतौर पर, बीट्स एंड रॉड्स इसमें होते हैं। बीट समझता है ना मन के, एंड रॉड्स, और जो उसमें वो लोहे की छोटी छड़ियां होती है जिसको ऊपर नीचे करके ये कर सकते हैं। डायनिस ब्लॉक भी प्लेस वैल्यू के इस्तेमाल होता है। किसके लिए? प्लेस वैल्यू के लिए होता है। लेकिन ये जो है प्लेस वैल्यू बताता है, लेकिन वो क्या करता है? ग्रुपिंग बताता है। समझ में? एक फिर जो है 10 ब्लॉक को जोड़ दिए तो वो कितने बन गए? 10। फिर 10 और जोड़ दिए उसमें 10-10 के तो कितने हो गए? 100। फिर उसके बाद में और जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? 1000। तो वो क्या करता है? ग्रुपिंग को बताता है। ग्रुपिंग। इसमें क्या होता है? यूनिट, रॉड, उसके बाद में फ्लैट, और क्या होता है? ट्यूब। ये तीन चीजों में जो है रिप्रेजेंट करता है डायनिस ब्लॉक। ग्राफ पेपर के बारे में तो पढ़े हम लोगों ने। उसके बाद आते हैं मेथड्स की तरफ। मैथ्स को पढ़ाने के मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला जो तरीका है उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ये मल्टी सेंसरी मेथड है। मतलब बच्चा जो है एक से ज्यादा सेंसेस का इसमें क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा।
along with explanation। ये तरीका कैसे काम करता है पता है? ये तरीके में जो है बच्चे को जो है तुम एक प्रॉब्लम देंगे, जैसे मिसाल के तौर पर बराबर है, टीचर जो है ना खुद ये तरीका जो है पूरा चाइल्ड सेंटर्ड तरीका नहीं है, इसमें जो है दोनों का मिक्सअप है। बच्चा मल्टी सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल होता है लेकिन इतना नहीं। इसमें क्या करता है फिर टीचर बाकायदा जो है पढ़ेगा दो, ये बच्चे ने क्या किया, टीचर ने जो है यहाँ पर जो लिखा डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है सवाल किस तरह हल करना है, तो बच्चा क्या क्या कर रहा है, टीचर को बोल रहा है, टीचर के पहले ये दो लिखेंगे फिर जमा करेंगे, फिर ये दो लिखेंगे फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, इस तरह लिखे, फिर उसके बाद में इनकी जमा किए, ये कितने हो गए, ये कितने हो गए 4 बराबर, ये कितने हो गए 8, और ये इसमें मिला देंगे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 10। ये जो स्टेप बाय स्टेप टीचर ने समझाया ये कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेशन, और साथ में टीचर जो है स्टेप के साथ में एक्सप्लेनेशन देते चलता है कि बच्चे को किस तरह करना है। ये जो तरीका है ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन तरीका, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव तरीका। इसकी स्टेप्स क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड की स्टेप्स क्या है। इंट्रोडक्शन पहला क्या होगा, दूसरे में क्या करेगा प्रेजेंटेशन बराबर है, या डिमॉन्स्ट्रेशन। पहले जो है वो टॉपिक का इंट्रोड्यूस कराएगा, उसके बाद में बच्चों को जो है प्रेजेंट करेगा, डिमॉन्स्ट्रेशन देगा, फिर उसके बाद में बच्चे क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन बाय लर्नर। बच्चे जो है टीचर बोर्ड पर सवाल हल कराएगा तो बच्चे क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। एक्सप्लेनेशन एंड रीजनिंग, टीचर जो है पढ़ाते पढ़ाते क्या करेगा, और जो है रीजनिंग बताएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो जो है डिटेल बोलता जाएगा, वो क्या है रीजनिंग। फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन, फिर जो है बच्चे देखेंगे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, जो हमने करे हैं वो सही है या नहीं है, अगर से सही है तो उसको क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। जनरलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे जो है सवाल को आम करके खुद से जो है हल कर रहा है, वो क्या है जनरलाइजेशन। और छठी चीज है प्रैक्टिस करेंगे या फॉलोअप करेंगे, प्रैक्टिस या क्या लेंगे फॉलोअप। तो ये 6 स्टेप में जो है ये पूरा तरीका कंप्लीट होता है। पहले टीचर क्या करेगा, पहले जो है टीचर टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएगा, इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में जो है प्रेजेंटेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन देगा। हाँ फिर जो है एक तरीका देखो, ये डिमॉन्स्ट्रेशन तरीके से हम करवा रहे हैं। सबसे पहले जो है ये देखें 18 तकसीम 2 है, इसको इस तरतीब में लिखें। सबसे पहले यहां पर जो है 2 आता है, 2 एक के पहाड़े में नहीं, 0 का भाग देंगे, ये हो गया 0 का भाग दिए, 0 आया 1 आया। अब इसको नीचे उतारे, यहां पर लिखे 8, हमने जो है 0 का भाग क्यों दिए, टीचर यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है और रीजन दे रहा है, समझ में आया। ये हमारी स्टेप कौन सी है, टीचर जो है पहले इंट्रोडक्शन देगा, प्रेजेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा, बच्चे जो है गौर कर रहे, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन और रीजन दे रहा है कि हमने क्यों किए, फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं वेरिफिकेशन करेंगे। ये नीचे 8 उठाए, ठीक है, फिर उसके बाद में 9 का भाग देंगे, कितना आ गया 18, सॉरी ये माइनस करेंगे, तो ये कितना हो गया 0 0, ये कितना आया जवाब। तो ये पूरा जो है बच्चों ने इस पर गौर व खोज करे, ये हो गया उनका जो है जनरलाइजेशन। अब बच्चे खुद से सवाल करेंगे, वो कहलाएगा फॉलो अप या प्रैक्टिस, ठीक है, ये तरीका क्या कहलाएगा जनरलाइजेशन। उसके बाद का तरीका है प्लेवे मेथड, किसने दिया है, हाँ प्रोबेल ने दिया है ये तरीका।
इसका और एक चीज है, क्या बोलते हैं उसको, किंडरगार्टन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्ले एक्टिविटी। जो एक्टिविटी तुम्हारे को लेना है उसका पहले सिलेक्शन करना होगा। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्ले। पार्टिसिपेशन। तीसरी स्टेप क्या होगी, और चौथी चीज है लर्निंग आउटकम्स। सबसे पहले जो है बच्चों को क्या पढ़ाना है, मैथ्स के बारे में, गिनती के बारे में। कोई छोटे मोटे खिलौने लेकर आ गए, बच्चों को साथ में खड़े रख के हमने जो है एक एक्टिविटी प्लान कर ली। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्ले। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्ले में बच्चों को रूल बताएंगे, उसूल बताएंगे, खेलना कैसे है वो बताएंगे, वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्ले। पार्टिसिपेशन, बच्चे उसमें शामिल होना जरूरी है, तो वो कौन सी स्टेप हो गई, पार्टिसिपेशन। लर्निंग आउटकम्स, जिस वजह से एक्टिविटी हमने किए थे वो एक्टिविटी हमसे हमारे को रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है, वो क्या है, लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद का है प्रोजेक्ट मेथड। किसने दिया है, कब दिया है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड में प्रोजेक्ट के मीनिंग क्या होते हैं, प्रोजेक्ट के मीनिंग होते हैं प्रॉब्लम या टास्क। प्रॉब्लम या टास्क, ये जो तरीका है ये तुम्हारे को एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एनवायरनमेंट में भी बार बार इसका इस्तेमाल होगा प्रोजेक्ट मेथड का। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम या टास्क। दूसरी बात क्या है, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, खुद से इस्तेमाल करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, वो क्या है, प्रैग्मेटिज्म। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, क्यों प्रोजेक्ट मेथड क्यों इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में डेवलप हो। कौन सी, क्योंकि प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, प्रॉब्लम या टास्क, तो बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो, बच्चे में जो भी जो है काम हो वो खुद से करने की सलाहियत पैदा हो, ये क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट, खुद की सोच पैदा हो। कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, कौन कहता है ये, हाँ वाइगोस्की। टीम वर्क, प्रोजेक्ट देंगे तो वो टीम की शक्ल में काम होगा, एक से ज्यादा बच्चे मिलकर काम करेंगे तो वो उससे क्या डेवलप होगा, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। इंटीग्रेट नॉलेज एंड स्किल्स, बच्चों का नॉलेज और उनकी स्किल जो है क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हाँ, नॉलेज एंड स्किल। 5, लिंक विद आउटसाइड लाइफ। लिंक विद आउटसाइड वर्ल्ड, बच्चों को उनकी रियल लाइफ से जोड़ना, ये इसका जो है क्या है, मकसद है प्रोजेक्ट मेथड का। स्टेप्स क्या है, इस पर सवाल पूछता है। पहला, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। दो चीजें इसमें जो है जहन में रखना पड़ेगा जब भी जो है प्रोजेक्ट के बारे में सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला बच्चों का इंटरेस्ट, और दूसरा करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है प्रोजेक्ट होना चाहिए, या बच्चों के रियल लाइफ जो तुम टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। ये बच्चों का इंटरेस्ट और करिकुलम से रिलेटेड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा क्या आएगा इसमें, प्लानिंग।
पहले कोई टॉपिक सिलेक्ट करेंगे बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक, या हमारे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड, फिर उसके बाद में प्लानिंग करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होगा। प्रोजेक्ट में देखो अलग अलग तरीके से होता है, बच्चे जाकर इंटरव्यू ले सकते हैं, बच्चे जाकर माँ बाप से या दादा दादी से या दूसरों से डिस्कशन कर सकते हैं, कोई जगह पर विजिट जाकर जो है चीजों की मालूमात जमा कर सकते हैं, समझ में आया, सर्वे कर सकते हैं। ये सब क्या है, प्रोजेक्ट मेथड के जो है टेक्निक्स है। तीसरी बात क्या है इसमें, सिलेक्शन हो गया, प्लानिंग हो गई, उसके बाद में अब एग्जीक्यूट भी तो करना है, तो वो क्या है, एग्जीक्यूशन। जो काम जो प्लानिंग की है उस पर अमल करेंगे, वो क्या है, एग्जीक्यूशन। एवल्यूएशन, चौथी चीज क्या है, एवल्यूएशन। मतलब एवल्यूएशन, जो हमने मकसद के लिए जो है प्रोजेक्ट तैयार किए थे या जो भी मेहनत किए वो अच्छी हुई या नहीं हुई। और तीसरी चौथी बात ये, पांचवी बात ये होती है कि रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन। जो तुमने डेटा जमा किए उसकी मालूमात जो है पूरी रिपोर्ट तैयार करना और सामने पेश करना जिसने प्रोजेक्ट दिया। फर्स्ट कर लो, कोई एचएम होगा, कोई टीचर होगा, या बच्चों का कोई ग्रुप लीडर होगा, उनके सामने पूरी मालूमात का डिटेल बताना, वो क्या है, प्रेजेंटेशन। 5 स्टेप में जो है पूरा मेथड होगा। इसमें से जो है सवाल इस तरह पूछता है कि प्रोजेक्ट मेथड की जो है पहली स्टेप क्या है, या जो है स्टेप दे देगा, इनको बोलेगा तरतीब से लगाओ, या सवाल देगा इनमें से कौन सी प्रोजेक्ट मेथड की स्टेप्स नहीं है। इस तरह के सवाल जो है पूछता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, कौन सा तरीका है, ह्यूरिस्टिक मेथड। किसने दिया है इसको, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है, आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग, इस पर सवाल पूछा था उसने। हाँ, ह्यूरिस्टिक के मीनिंग क्या होते हैं, तो पहला होता है इसके मीनिंग टू डिस्कवर, ठीक है, या टू फाइंड आउट। ये वर्ड जो है ना PYQ है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ह्यूरिस्टिक के मीनिंग क्या होते हैं, डिस्कवरी करना, खोज करना, या कोई चीज को ढूंढना। डिस्कवरी बेस्ड मेथड है। मतलब बच्चे इसमें क्या करेंगे, खुद से डिस्कवर करेंगे चीजों को। इंक्वायरी ओरिएंटेड क्या है, इंक्वायरी ओरिएंटेड, बच्चे इसमें जो इंक्वायरी करेंगे खुद से। चौथी बात, थिंकिंग फोकस्ड, थिंकिंग फोकस्ड, बच्चों को जो है सोचने पर मजबूर कर देगी ये चीज। पांचवी बात, लर्नर सेंटर्ड है, मेथड। और छठी बात, साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। इसकी स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहला प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। क्या करेंगे, बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम के ताल्लुक से सीटेट में एक चीज बहुत ज्यादा मशहूर है, उसका जहन में रखो, और एनसीईआरटी में भी, कि प्रॉब्लम से ज्यादा उसको समझना जरूरी है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से ज्यादा उसका प्रॉब्लम का समझना जरूरी है। ये लाइन जहन में रखना। प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मतलब सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉब्लम को समझना। एनसीईआरटी बोलती है ऐसा।
और जवाब वही रहेगा जो एनसीईआरटी बोलेगी। एक्सप्लोरेशन करेंगे, डिस्कवरी करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन, इसको एरर करेक्टेड कर दो, मतलब जो एरर्स हुए उसकी क्या करेंगे, गलतियों को दूर करेंगे। फिर उसके बाद में जनरलाइजेशन। ये जो है ना 6 स्टेप्स है ह्यूरिस्टिक मेथड की। सबसे पहला क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम करेंगे, ये मेथड को जो है किस तरह समझेंगे आप लोग। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चे को जो है तुमको कोई चीज के बारे में बताना है, कोई भी एक टॉपिक बताना है, मुझे जो है बताना है कि ये जो है ये टेबल को जो है गिनना है, हाँ इसका मेजरमेंट लेना है, ये किसकी लंबाई कितनी है। मैंने ये प्रॉब्लम दे दिया बच्चे को, बच्चे ने क्या किया, प्रॉब्लम समझ रहा है कि मुझे करना क्या है, समझ में आया, मुझे गिनना है, उठाना है, बिठाना है, हाई साइड में लगाना है, इसको जो है तोड़ना है, गिनना है, इसका जाविया गिनना है, ये नहीं, क्या करना है वो पता लगाना क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, बराबर। फिर तीसरे नंबर पे एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी। अब बच्चा ढूंढेगा मुझे जो है ये टेबल गिनना है, तो मैं कैसे गिन सकता हूं इसको, हाथ से गिनूं, लकड़ी से गिनूं, मेजरमेंट टेप लेकर आऊं, कोई रस्सी लाऊं, धागा लाऊं, किस तरह देखूं, ये बच्चा खुद से जो है कर रहा है, वो क्या कहलाता है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, बच्चा कयास आ रही करेगा, सोचेगा मुझे किस तरह करना है, ये जो है अंदाजन तकरीबन 3-4 फुट का जो है टेबल होगा, 5 फुट का होगा, समझ में आया, इसकी हाइट इतनी होगी, मैं इसको टेबल से गिन सकता हूं तो जो है सही आएगा, धागे से जो है ये सही नहीं होगा, एस्टिमेशन नहीं होगा, ये जो है तरीके क्या कहलाते हैं उसके, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। वेरिफिकेशन, अब जो बच्चे ने जो अलग अलग तरीकों से गिना होगा, किसी ने धागे से गिना होगा, किसी ने टेप से गिना होगा, किसी ने हाथ से गिना होगा, अब जो गलतियां हुई होगी वो गलतियों को दूर करना क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन। एरर्स आर करेक्टेड इन दिस स्टेप। और जनरलाइजेशन, फिर बच्चा जो है एक फॉर्मूला निकालकर जो है दे देगा कि इसको जो है लंबाई को इस तरह गिनते हैं, वो क्या कहलाएगा, पूरा मेथड डिस्कवरी मेथड। समझ में आया, डिस्कवरी मेथड इसी को कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड को, ठीक है, क्योंकि जो है इसका मायने क्या है, टू डिस्कवर। डिस्कवरी मेथड भी पूछा तो क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड ही, और मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका माना जाता है। अब है जॉर्ज पोलिया मॉडल। जॉर्ज पोलिया मॉडल, जॉर्ज पोलिया कौन है, जॉर्ज पोलिया जो एक मैथमेटिकल है, एक मैथमेटिशियन है और एक एजुकेटर है, जिसने जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटेजीज बताया। कौन सी, सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज बताया कि किस तरह जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यह कहलाता है जॉर्ज पोलिया मॉडल। इसने इसकी स्टेप्स बताया है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, स्टेप्स क्या है इसकी, पहले क्या करो, पहले समझो, डिवाइज ए प्लान, प्लान तैयार करो, कैरी आउट द प्लान, उस प्लान पर क्या करो, अमल करो, लुक बैक, इसको हम कहते हैं रिव्यू या रिफ्लेक्ट। ये 4 स्टेप है किसकी, जॉर्ज पोलिया की। ये क्या कहलाती है, जॉर्ज पोलिया मॉडल। ये बोलता है सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, प्लान तैयार करो, प्लान पर अमल करो, और उसके बाद में पलट कर देखो कि प्रॉब्लम हल हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ दोबारा समझो, दोबारा प्लान तैयार करो, दोबारा ये करो, ये क्या कहलाता है, ये। इसको कंफ्यूज मत करना ह्यूरिस्टिक मेथड में। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या कर रहे हैं हम, बच्चा खुद से खोज कर रहा है, यहां पर पहले प्रॉब्लम क्या कर रहा है, फिर
आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग, यहां पर टीचर दे रहा है प्रॉब्लम बच्चे को, समझ में आया? ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या कर रहा है, टीचर बच्चे को प्रॉब्लम दे रहा है, यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की ये टेक्निक बता रहा है, 4 स्टेप्स है इसकी। यहां पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी जो है क्या होगा पता है, बच्चे को सबसे पहले प्रॉब्लम होगा, इस पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट में भी जो है ना इसके बारे में सवाल पूछा है उसने, चाहे ईवीएस हो या फिर मैथ्स हो या फिर जो है दूसरी लैंग्वेज हो, उसमें भी पूछता है। जॉर्ज पोलिया के नाम से नहीं पूछता लेकिन इस पर पूछता है। इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी पूछता है। तो पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिवाइस द प्रॉब्लम, कैरी आउट द प्लान एंड लुक बैक, रिफ्लेक्ट, रिव्यू, ये क्या कहलाएगा। और यहां पर जो है हमारा तकरीबन